में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ा था, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। ये एक रॉड है जो कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट हिंज है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट भी है। ये लेंथ एल का मास सेम है इसका। अच्छा, यहां से हमने इसे छोड़ा। अब ये बोला गया कि जब ये वर्टिकल से 60 एंगल पे होता है, वर्टिकल से 60 एंगल पे ऐसे रोटेट होकर के ऐसे आ रही है, जब वर्टिकल से 60 डिग्री पे होता है तब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों बतानी है। लिखें, रॉड का मास है m, लेंथ l, find angular acceleration and angular velocity when rod make an angle 60 degree from vertical. जी बेटा बोले। हाँ जी, बोलेगा कोई आंसर? हेलो। यस सर। जी बेटा बोलिए, आंसर बताएं। अच्छा, ट्राई कर रहे हो या बैठे हो, ये बताओ पहले। ट्राई कर रहे हो ना, चलो। जी, आया किसी का आंसर? आयशा? आयशा? यस सर। जी बेटा, आंसर आया? सर देखिए, अल्फा 323g/4l। 3√3g/4l एंड ओमेगा। So torque है √3/4 mgl, alpha है 3g/L√g/4 mgl। चलिए मैं भी देख लेता हूँ, आइए। जब वो 60 डिग्री पे होगा वर्टिकल से, तो ये है उसका mg यानी सेंटर। तो यहाँ से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये भी एंगल आपको 60 ही होगी। तो mg का दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट होगा आपका mg साइन ऑफ 60 और ये mg cos 60। अच्छा, अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा? तो वो mg cos 60 नहीं देगा, तो टॉर्क आएगा इसका mg sin ऑफ 60
इंटू L/2 यानी √3/4 mgl, ये टॉर्क आ गया। अब अगर हमें ये टॉर्क मिल गया तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब इसी एक्सिस के अबाउट हमें I लिखने होंगे, तो यहां से टॉर्क की वैल्यू आएगी √3/4 mgl। I की वैल्यू है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फा। ये भी कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, देन अल्फा की वैल्यू है 3√3/4 G/L। ये अल्फा आ गया। सेकेंड हमें ओमेगा बताना है, तो ओमेगा हम कैसे लिखेंगे बेटा? एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। पहले इसका सेंटर ऑफ मास किस लाइन पे था? L/2 फ्रॉम दिस पॉइंट L/2 पे था। अब कितने हाइट पे हो गया बताएंगे अभी? अगर ये 60 डिग्री पे हो गया तो ये बताओ, ये 60 डिग्री है तो ये हाइट कितनी होगी? ये वाली हाइट L/2 cos ऑफ 60। cos of 60। तो अब अगर मैं लिखूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो आएगा आपका mg L/2 माइनस L/2 cos ऑफ 60 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है ½ I ω²। बस यहां से ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग कैलकुलेट करके, तो ये mg L/2 ये आएगा cos 60 भी 1/2 यानी L/4 इज इक्वल टू 1/2 I की वैल्यू है ml²/3 इंटू ω²। आई होप अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा mg L/4 इज इक्वल टू ml²ω²/6। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, यानी ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 G/L। आएगा ये? यस सर। चलो ठीक। अब जो हमें इसमें क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन होते हैं वो यही रॉड वाला प्रॉब्लम ही था जो कि मैंने सुबह वाली क्लास में कराया था। देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और जो कि आपके लेवल पे आते हैं प्रॉपर। ये कॉपी कीजिए जल्दी से। सर कमिंग एग्जाम टेस्ट में टॉर्क तक ही है सिलेबस? टॉर्क भी नहीं है शायद। टॉर्क में है क्या? हाँ टॉर्क है। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आएंगे, यही है, इतना ही रहेगा जितना अभी हम लोग कर लिए। यस सर। अब नीट में अगर तुम अपना प्रीवियस ईयर मॉड्यूल देखोगे ना तो 19 में तो 4 क्वेश्चन आए हुए और बाकी 18 17 हर साल 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हम लोग एक क्वेश्चन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बनता है, दूसरा टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम से बनेगा जो कि अभी हम करने जाएंगे। चलिएगा, ये कर लिया था कॉपी? यस सर। यस सर। देखिए ऐसे भी दिए रहते हैं क्वेश्चन। ये एक सॉलिड स्फीयर है, ऐसा दिया हुआ, ऐसे छोड़ो अभी, फ्रिक्शन वगैरह का लोचा आ जाएगा। मैंने बोला ये सॉलिड स्फीयर है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, फ्री है रोटेट करने के लिए, सॉलिड स्फीयर। इस पे क्या हुआ, टेंजेंट के अलोंग एक फोर्स लग गया, तो टेंजेंट के अलोंग यही फोर्स होती है, ये फोर्स है। ये सॉलिड स्फीयर है, मास m रेडियस r का। आपसे पूछा गया फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फाइंड अल्फा एंड टॉर्क, दोनों बताना है आपसे। चलिए बताइए, ये आपके क्वेश्चन मॉड्यूल में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप।
जी बताइए। जी बोले हो बेटा, इतना छोटा क्वेश्चन बैठे हो तुम लोग, क्या करेंगे? जी टॉर्क लिखोगे तो वो होगा F इंटू आर। अब ये आपको ओरल आना चाहिए इतना सब। और दूसरा टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, देन टॉर्क की वैल्यू आएगी F। इन यही सब यूज होगा अभी मैकेनिक्स लगेंगी जब रोलिंग की, तो आई की वैल्यू आएगी ml स्क्वायर, सॉरी 2/5 mr स्क्वायर। अब इस एक्सिस के अबाउट हम लिखेंगे, जो एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखे, इंटू अल्फा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 5/2 F/m। जो भी है, तो 5/2 F, ये आर आर कैंसिल आउट हो गया, ये F/m, ये रहा आपका अल्फा। और भी होएगा ना। और नीचे आ रहा है, ठीक ठीक है, चलेगा। अगला हेडिंग दीजिए। हाँ, अगला हेडिंग दीजिए, वर्क डन बाई टॉर्क। वर्क डन बाई टॉर्क। सुनिएगा, मैंने बोला ये एक सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पे एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है। इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगा देते हैं, F फोर्स। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है और रेडियस ऑफ सर्किल r गिवन है, और इस मास पे एक फोर्स लगा हुआ है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है वो मूव कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो मान लिया कि थोड़ी देर रोटेट करने के बाद, जैसे ये यहां से यहां आ गया, तो हम लोगों को पता है कि वर्क जो होता है बेसिकली वो होती है F ऑफ dx। ये मैंने मान लिया आर्क है dx मूव करने के बाद ये यहां आ गया और फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई। तो फोर्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, F ऑफ dx। अच्छा इधर सुनो, अगर मैंने ये dx लेंथ लिया होगा आर्क वाला, देखो मैं यहां बना देता हूं ये चीजें। अगर ये लेंथ dx है और इस एंगल को हमने d थीटा पढ़ लिया, तो आप dx एंड d थीटा में क्या रिलेशन बोलोगे? तो आप बोल सकते हो dx इज इक्वल टू r d थीटा। यस यस सर। तो हम यहाँ से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि अगर ये d थीटा है और ये dx है, तो dx इज इक्वल टू, हम लोग r d थीटा लिख सकते हैं। देन सॉरी, ये वर्क है, ओमेगा नहीं है, तो वर्क इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f, dx की जगह पे हम लिखेंगे r d थीटा। अब f इंटू आर क्या है? टॉर्क है, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। ये होता है वर्क डन बाई टॉर्क। ठीक है बेटा, अगर आपको टॉर्क पता है तो वर्क डन बाई टॉर्क हम लोग ऐसे भी निकाल लेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखनी है।
ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। अगला कर लिया, ये कॉपी है आप लोगों ने। यस अब सुनिएगा, अब टॉर्क में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते थे वो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हैं। बेसिक जो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे मैंने बोल दिया, ये देखना क्वेश्चन ही है, ये एक कोई सिस्टम है, ये सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और हमने इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया, ये पॉइंट पे फोर्स दे दिया इस डायरेक्शन में F, और F दिया है 2I + 3J, और यहाँ एक्सिस से इस पॉइंट ऑफ एक्शन के बीच का पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन होगा, ये पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। जैसे मैंने ये दे दिया वेक्टर R = I + J - K। आपसे पूछा गया टॉर्क अबाउट पॉइंट P, ये पॉइंट को हमने P मान लिया, तो आप करोगे क्या? ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करोगे? टॉर्क अबाउट पॉइंट P बताएंगे आप? क्रॉस सिंपल सा ये एक क्रॉस प्रोडक्ट ही है। टॉर्क = R क्रॉस F। तो आप क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर गिवन है, फोर्स गिवन है, तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे, वही क्या आएगा? टॉर्क आएगा। अब आप मुझे बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है आपको? एक बार मैं याद दिलाता हूं, जल्दी Yes, जल्दी sir. बोलते चलें साथ में। पहले हम ये लिखते हैं I J K, जिनको डाउट है थोड़ा देखते चलें। उसमें अब ये बताओ टॉर्क = R क्रॉस F, तो पहले हम कौन सा वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं? जो पहले दिया रहता है, यानी R का। तो R का यहाँ क्या लिखूं? बोलो भाई कोई। I 1. 1 1 1 -1। फोर्स वाला बोले 2 2 3 0. 0। अब क्या करें? इसको ओपन करते हैं, ये मैट्रिक्स को। ये हमारा प्लस साइन होता है, जे वाला माइनस होता है, यानी प्लस माइनस फिर से ये प्लस होता है। चले ओपन करें। ये आई, जब आई के साथ ओपन करेंगे तो आई जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम हटा ही देते हैं, तो इन दोनों को हटा दो, तो बचा क्या? 1 -1 3 0 -j, बोलिएगा 1 -1 2 0 प्लस के। हाँ जी बोलो बेटा। 1 1 1 2 एंड 3। अब अगर इसके बाद क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट इनका इनके साथ, तो ये 1 × 0 0 ही रहेगा, और ये -½ -3 आएगा, -j, ये 0 हो जाएगा, और ये -2, तो -½ -2, यानी 0 -½ -2 होता है, प्लस के, ये रहा 3 -2, तो ये आएगा आपका 3i, और ये माइनस माइनस प्लस -2j प्लस के, ये आपका टॉर्क आया। अच्छा ये बताना, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो टॉर्क आता है, ये पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, क्या ये बात सही है? Yes, sir. जी। कर लें ये कॉपी। किया? चलो, कभी कभी ये जो टॉर्क है ना, कभी कभी नहीं, टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं।
तो टॉर्क लिख लेना, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन यही दे करके मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ लेगा तो आप वहां परेशान होंगे। तो टॉर्क ही क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा जी। चलिए, ये आपका टॉर्क का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं जो डाउट होगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है लैडर प्रॉब्लम, लिखिएगा इसी में, टॉर्क में ही लैडर प्रॉब्लम। हेडिंग दीजिए लैडर प्रॉब्लम। देखें, क्या आप लोग लकड़ी की सीढ़ी देखे हैं जो बनी होती है? Yes, sir. जी। मैंने कहा ये घर में एक लकड़ी की सीढ़ी ऐसे रखा जाता है, ये वॉल है और ये घर का नीचे वाला फर्श है, ये ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, लेंथ ऑफ सीढ़ी है L एंड मास है M। अच्छा, ये वॉल है और ये बेस, उसका घर का बेस वाला पॉइंट है। चले, अब ये बताएं, अगर मैंने बोला ये लैडर इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मिनिमम कौन सा वॉल पे, यानी वॉल या फर्श किस में आपको फ्रिक्शन होना जरूरी है? इक्विलिब्रियम में रखने के लिए किस में फ्रिक्शन होना जरूरी है? क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? मैंने कहा कि ये लैडर अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसमें से दोनों में से वॉल या फर्श, इनमें से मिनिमम किस में फ्रिक्शन होना जरूरी है? बेस। बताओ बेटा। Base. बेस। तो मैं ये बोलूंगा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फ्रिक्शन ये जो होगी, बेस अगर फ्रिक्शन लेस होगी तो ये रॉड जो है या सीढ़ी जो है, लैडर जो है, ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसको अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना होगा तो बेस को रफ होना चाहिए, और ये मैंने मान लिया स्मूथ है। अभी अगला एग्जांपल में मैं इसको भी रफ करके ही बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर हमें रफ ऐसा इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना होगा तो हमें जो बेस वाला फर्श है, यानी जो फर्श है, उसको रफ होना ही होना चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए, अब मैंने बोला कि अगर ये होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी ये लैडर जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये एंगल, फ्रिक्शन दिया रहेगा तो एंगल पूछ लेगा, या एंगल गिवन होगा तो फ्रिक्शन पूछ लेगा। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। अब वही हम इक्वेशन निकालेंगे। तो ये बनाए और लिखें। ये पहले बनाए, लैडर प्रॉब्लम में ये बनाए। ठीक है बेटा। चलिए, बनाया ये, सर। लिखो। इफ लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, if ladder is in equilibrium, if ladder is in equilibrium then, आइए देखिएगा, अगर लैडर इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, क्या क्या इक्वेशन बन सकती है, वो देखेंगे। बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप बताओ लैडर के इस पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये आएगा आपका नॉर्मल N1। अच्छा, और ये जो वॉल पे नॉर्मल आएगा वो किधर आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये आपका है N2।
ठीक, अच्छा mg किधर, तो आप बोलोगे इसके सेंटर से mg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। अच्छा, वॉल पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वॉल पे अब कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ एक ही नॉर्मल फोर्स है। ये जो फर्श है, फर्श पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बताएं आप, लेफ्ट या राइट? राइट। तो राइट नहीं बेटा, ये सीढ़ी किधर स्लिप होती है? अच्छा ये लेफ्ट बताना, से लेफ्ट लेफ्ट। ऐसे अगर सीढ़ी है, तो ये जब कभी भी स्लिप होगी वो बाहर की तरफ इधर स्लिप होगी। जब इधर स्लिप होगा तो फ्रिक्शन अंदर होगा, है ना बेटा? यस सर। जी, तो ये आएगा अंदर की तरफ, फ्रिक्शन इस पे अंदर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। चलिए, अभी इस पे पूरे सिस्टम पे 4 फोर्स लगा, 2 नॉर्मल, 1 mg और लास्ट फ्रिक्शन फोर्स। अब मैंने बोला ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब बनता है? तो फॉर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम बताइए, एफ नेट भी 0 होनी चाहिए एंड टाउ नेट भी 0 होनी चाहिए। तो चलो एफ नेट 0 करने के लिए अब एक्स डायरेक्शन का भी फोर्स 0 होगा। एफ नेट 0 है यानी एक्स डायरेक्शन का भी फोर्स 0 है एंड वाई डायरेक्शन का भी फोर्स 0 होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? तो आप बोलोगे N2 एंड फ्रिक्शन। जिसको किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन फोर्स ने बैलेंस किया। एंड N1 इसको किसने बैलेंस किया? mg mg ने बैलेंस किया। तो ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई फोर्स बैलेंस से। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है टॉर्क बैलेंस की भी। अब आप मुझे बताओ कि हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिखना इसमें चाहिए, मतलब किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं मैं? क्या मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं? क्या ये आंसर सही आएगा? यस सर आएगा सही। हाँ, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखे, आंसर सही आएगा। बट हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना पसंद करेंगे, ये आपके लिए भी एक रूल बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट है, जिसके अबाउट जिस पॉइंट से नंबर ऑफ मैक्सिमम फोर्स पास हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लिखूं तो कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा? N2 सिर्फ N2 नहीं देगा। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लिखूं mg के अबाउट, तो सिर्फ mg का फोर्स टॉर्क नहीं देगा। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट लिखूं, इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो कौन कौन सा टॉर्क, कौन कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देंगे? N1 और एंड एफ आर। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एफ आर की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना पसंद करेंगे। इससे बेनिफिट क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 2 फोर्स का टॉर्क 0 हो जाता है, तो टॉर्क में जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट N1, यानी नीचे वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट के अबाउट, इसको हमने नाम दे दिया A। चलो, तो मैं लिखूं अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट A टॉर्क अबाउट पॉइंट A बताएंगे आप, टॉर्क अगर हम A पॉइंट के अबाउट लिखूं तो क्या आएगा? तो सुने, N1 का टॉर्क होगा नहीं, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क देने वाला फोर्स कौन है? N2 एंड mg। अब आप मुझे बताओ N2 का टॉर्क का डायरेक्शन किधर? तो N2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब हम इस पॉइंट से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन। बताइए ये लेंथ कितनी आ गई बेटा? ये टोटल रॉड का लेंथ है L, और ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये हमारी जो लेंथ आ गई है, ये आएगी आपकी L
साइन थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। जी, तो ये अगर थीटा आया तो ये एल साइन थीटा, तो N2 का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज सेंस में और वो आएगा N2L साइन थीटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। यस सर। अब आप मुझे बताएं कि mg का फोर्स ये है और mg का टॉर्क कितना आएगा। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है? L by 2 cos. बिल्कुल, ये L/2 था और ये थीटा है, देन ये आएगा आपका L/2 cos थीटा। बेटा देखते रहना, थोड़ा ये डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, मैं ऐसे जूम आउट कर दे रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ। आ रहा बेटा समझिए आपको? Yes, sir. जी ठीक है। अब आप बताएंगे कि N2 और mg का टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? N2 एंड mg का टॉर्क सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है? Opposite. अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो बेटा मैं इधर बना दूं क्या? ये है रॉड आपका, देखना थोड़ा ध्यान से। ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, N2 इस डायरेक्शन में है और mg इधर है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगी और N2 इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। आया समझ? Yes, sir. सर देखिए, तो आप बोलोगे इसमें N2 का टॉर्क नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो N2L साइन थीटा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, mg का फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? mg का टॉर्क सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा और वो आएगा कितना? mg L/2 cos ऑफ थीटा। देन नेट टॉर्क आएगा ये, और नेट टॉर्क फॉर इक्विलिब्रियम इसको भी हमें जीरो ही करना है, तो जीरो करेंगे तो ये आएगा N2L साइन थीटा प्लस mg L/2 cos थीटा। ये माइनस के साथ है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये इस साइड आया N2L साइन थीटा इज इक्वल टू mg L/2 cos ऑफ थीटा। L से L कैंसिल, ये आपका N2 की वैल्यू आएगी mg/2 cot थीटा, है ना बेटा? Yes, sir. चलिए कॉपी कीजिए। So friction force भी यही होगी ना? जी बिल्कुल, फ्रिक्शन फोर्स भी यही होगी।
जी कर लिया बेटा? यस सर। जी एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन होगा इस पे। जी मॉड्यूल है आपके पास, सबके पास अभी? Yes, sir. पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 136 ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 37। मिला बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. करें, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। आया बेटा किसी को? 52.083. 52 पॉइंट समथिंग। देख लें आप आंसर एक बार। हाँ जी आया? जी बेटा आपने बोला आंसर आपने मैच कराया क्या? तुम लोग बोलते नहीं हो। अब क्वेश्चन कराने का मतलब ये लगता है कि तुम लोग बैठ गए। 52. आ गया ये? चलिए किसी को डाउट है मैं बताऊं या हो जाएगा ये? चलो हो जाएगा। अगला टॉपिक लैडर प्रॉब्लम यही रहता है। अगला एंगुलर मोमेंटम। चलिएगा अगला टॉपिक लिखिए एंगुलर मोमेंटम। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे टॉर्क वगैरह का।
एससीबी में भी लैडर प्रॉब्लम में 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। डाउट हो तो पूछिएगा अब। चले अगला, एंगुलर मोमेंटम। सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वैसे ही सर्कुलर के लिए जो मोमेंटम आएगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में डेफिनेशन लिखो, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगला पॉइंट ऐसे लिखना, कंसीडर अ मास ऑफ, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m, consider a block of mass m move with a uniform velocity v, move with a uniform velocity v parallel to x-axis. Consider a mass m move with a uniform velocity v parallel to x-axis. देखिए, मैंने बोला कि ये एक कोई पार्टिकल जिसका मास m है और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ही ये v कांस्टेंट है। अब मैं बोलूं कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट 0,0 या अबाउट ओरिजिन, ये डायग्राम बनाइएगा और लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन अबाउट ओरिजिन। अब इसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना चाहें इसका, तो देखें अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा डिफिनीशन कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी ये लीनियर मोमेंटम की लाइन को हम आगे पीछे बढ़ा लेते हैं। ये लीनियर मोमेंटम यही है और इसकी लाइन को उसी डायरेक्शन में आगे पीछे बढ़ा लेते हैं। ये हो गई आपकी लीनियर मोमेंटम की लाइन। और इस पॉइंट के अबाउट हमें अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो इसी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर आ गई, मान लेते हैं ये लेंथ अगर r है, देन एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये होता है r क्रॉस mv, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। ठीक है बेटा, करने के ऐसे होते हैं, ध्यान से सुने। एंगुलर मोमेंटम की लाइन को बढ़ा लो, या आगे भी बढ़ा लो पीछे भी बढ़ा लो, और ये जो पॉइंट होती है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें निकालने होते हैं एंगुलर मोमेंटम, उस पॉइंट से हम क्या करें, उसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो ये ड्रॉ किया तो ये मिल गया r, देन एंगुलर मोमेंटम होगा r क्रॉस mv। अच्छा ये बताएं ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर? तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो एक एक्सिस के अलोंग होगा और वो डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट, वो अभी हम निकालेंगे। तो लिखना इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मीर रियायत। बेटा आप इसका यूनिट बता सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का? हेलो, है मीर रियायत है?
नहीं यस सर, ये डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बेटा, चलो सही टाइम पे तुमने ज्वाइन कर लिया। आप ये बताओ मुझे कि इसका एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? यार इतने देर से, अच्छा लिख लो, कोई भी लिखो, बताओ अब। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट बता दो बेटा। सर kg मीटर स्क्वायर। केजी Second. मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इतने देर से यही पूछ रहा। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम एल स्क्वायर Square t minus 1. जी बना लें, ये लिखते एम चलो। स्क्वायर बाई टी। तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू होती है एम भी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, जिस एक्सिस के से हमें बतानी है। तो ये सिंपल सा जो डेफिनेशन था ये वही निकाला हमने। आया बेटा? यस सर। चलो आते हैं अब इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के बनते हैं देखें। मैंने बोला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ये एक कोई पार्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, मास ऑफ पार्टिकल m है, एंड ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा, और ये एंगल दिया है 37 डिग्री, और ये लेंथ है l। चलिए बताइए, या इसको एंगल को हम थीटा पढ़ लेते हैं। ये थीटा दिया। अब आपसे पूछा गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। बोले बेटा। VL sin theta. अबाउट P। चलो, एक बच्चे का है MVL sin थीटा, सही है। देखिए इधर, तो हमने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप करोगे क्या, या तो ये जो मोमेंटम है मोमेंटम की लाइन को आगे या पीछे बढ़ाओ। तो हमने ये बढ़ा लिया ऐसे। अब ये एक्सिस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर लाइन। ये हमें डिस्टेंस चाहिए बेटा। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, और ये एल है, देन ये होगा एल साइन थीटा। देन एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, इसको एल से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें मिल गया, वो कितना है एल साइन थीटा, एंड मोमेंटम है एम भी, तो ये आएगा एम भी एल साइन थीटा। आया समझ? Yes sir. चलो, एक तो ये मेथड है। दूसरा अल्टरनेट बताएगा कोई, क्या करें आप अल्टरनेट में? अगर ये एम भी दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, इस मोमेंटम का ही दो कंपोनेंट कर लो। ये एंगल अगर थीटा दिया है तो यहाँ भी ये थीटा होगा, और ये होगा एम वी कॉस थीटा, और ये एम वी साइन थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम यही वाला लाइन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम आएगा एम वी साइन थीटा इंटू एल। ठीक है बेटा? यस। चलिए, मैंने बोला ये एक डिस्क है। अगला एग्जांपल लिखते चले, ये सब ये सारे मिलेंगे आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये डिस्क इधर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ये इधर वी से मूव कर रहा, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ये वी। मास ऑफ डिस्क है m, एंड रेडियस है r। आपसे पूछा गया कि
इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ओ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट ओ कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट ओ बताना है। जी बोलेंगे? हाँ जी, कोई बताएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ? बेटा सुन रहे हैं कि नहीं आप? चलो सुने, अगर आप देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है कि लीनियर मोमेंटम की लाइन को आगे बढ़ाना है। अच्छा ये बताओ बेटा, इसका लीनियर मोमेंटम, ये पूरे डिस्क का लीनियर मोमेंटम अगर हम बात करें तो वो सेंटर से ही होगी, है ना? यस सर। पूरे बॉडी का मास को हम कहाँ मान लेते हैं? सेंटर पे मान लेते हैं। तो ये आया आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लीनियर मोमेंटम आएगा एम भी। अब बताना है आप, यहां से इस लाइन को हम आगे या पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाया तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रही। अब बताओ आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अभी? और आर। देन एंगुलर मोमेंटम आएगा एम भी आर। ठीक है बेटा? यस। किसी को डाउट है? चलिए, फराना Yes, sir. आया बेटा ये आपको समझ? Yes, sir, आया। चलिए अगला एग्जांपल देखें। ये थोड़ा कायदे से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन होता है ये एम्स में पूछा जा चुका। मैंने बोला ये पार्टिकल है एक कोई, जिसका मास दिया है m, और ये एंगल दे दिया मैंने 45 डिग्री। मैंने बोला ये पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है। ये पार्टिकल मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। बनाए डायग्राम और लिखें। A particle move on a straight line with a constant velocity v in given figure. A particle move on a straight line in given figure. Move in a straight line with a constant velocity v in given figure. Find angular momentum of particle about point O. चलिए पॉइंट O, यही पॉइंट O है, ओरिजिन को हमने बोला है, ये पॉइंट O है। इसके अबाउट आपसे पूछा गया इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फाइव mv/√2। जी देखिएगा, पहले ये आप मुझे बताएं कि इस पॉइंट O के अबाउट
ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा या चेंज होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज है? तो हमें पहली बात है, इधर सुने बेटा, देख पढ़ना नहीं है, सीखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो अगर ये पार्टिकल इसी लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसकी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अब आप ये बताओ, इसकी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये जो है ये कांस्टेंट है, बिल्कुल। अब ये अगर कांस्टेंट होगा तो इस ओरिजिन से इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमेशा कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी इस लाइन के लिए? नहीं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के लिए कांस्टेंट होगी बेटा, हमेशा यही रहेगी। चाहे ऑब्जेक्ट यहां रहे तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट, ये लीनियर मोमेंटम वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, या ऑब्जेक्ट यहां भी रहे तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट यहां भी रहे तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा। क्या ये बातें समझ में आई? यस सर। तो अगर ये पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है तो ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन ये भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्या ये बातें समझ आई? यस सर। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से, अगर डाउट है तो आप जरूर पूछें। साजिद यस सर। जी, तो देखिएगा, तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम कितना है बेटा? एम भी है, ये कांस्टेंट है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। बेटा समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। अब आप मुझे बताओ, ये ज्योमेट्री में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालें इस लाइन पे? तो ये दिया एंगल 45, अभी देखो ये 45 दिया और ये दिया था टोटल 5, तो ये भी क्या होगा? 5 ये भी 5 ही होगा 45 होने की वजह से। अब ये अगर 45 है और ये आपको 5 चल गया, पता चल गया, और ये 90 है ही क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम ये लेंथ लिखेंगे 5 साइन ऑफ 45। क्यों बेटा, समझ आया ये? यस सर। यस सर। जी, देन एंगुलर मोमेंटम आएगा आपका 5 साइन ऑफ 45 इनटू एम भी। अब ये साइन 45 1/√2 यानी 5/√2 टाइम्स ऑफ एम भी, ये आया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ या ओरिजिन। और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, यहां लिख भी लेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट अबाउट ओरिजिन। जी, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। रीवा, यस सर। आया समझिए आपको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, अब करके दिखाइएगा। कर लिए कॉपी? यस सर। चलो देखें, अगला क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल mass m is equal to 1 kg
a particle mass m is equal to 1 kg move on a straight line y is equal to x plus 3. A particle mass m is equal to 1 kg move on a straight line y is equal to x plus 3 with a constant velocity v is equal to 3 meter per second. Find angular momentum of particle about origin. Find angular momentum of particle about origin. Find angular momentum of particle about origin. मास 1 kg स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी भी गिवन है. आपसे पूछा गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन. Nine by root 9 by root 3. two. चलो ठीक, जो भी आएगा मुझे इधर देखना, अलग अलग आंसर आ रहा है, देख लो मैं जो बोल रहा हूँ. अच्छा ये बताओ ये लाइन कैसे बनेगी? पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इधर से बनेगी या इधर से बनेगी? मतलब ये लाइन का नंबर नाम 1 दे दिया, ये 2 दिया, बोलो कौन सा बनेगा? ये 2 लाइन बनेगा. तो ये वो लाइन है बिल्कुल. अब इस लाइन पे ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. यहाँ इसका स्लोप है 1, यानी ये भी एंगल है 45 और ये है 3. कोई दिक्कत नहीं, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है. तो ये आएगा आपका, बताया बेटा ये कितना आएगा? 3 sin 45. यही है ना 3 sin 45. यस सर. कोई पार्टिकल इधर कर रहा है जिसका मास है 1 kg एंड वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड. देन एंगुलर मोमेंटम आएगा 3 into 3 sin of 45 यानी 9 by root 2. यही है ना बेटा? Yes, sir. यस सर. अच्छा ये बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Constant. एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ये कांस्टेंट है. आया समझ? Yes, sir. अच्छा मीर रियायत है? मीर रियायत यस सर. चले गए. अच्छा ये बताए बेटा, अगर ये हमने बोल दिया होता कि ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इसी लाइन पे, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होती? कांस्टेंट या वेरिएबल? या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी? क्या होता अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता? तो
कोई भी बताए? साजिद? फिर ये सर होती है। अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता तो इसकी एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगी या घटेगी? अरे बोल दो यार। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी बेटा, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी डे बाय डे बढ़ती जाएगी, तो लिनियर मोमेंटम बढ़ता जाएगा, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका बोलोगे कि इसकी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता देन इसका एंगुलर मोमेंटम डे बाय डे इंक्रीज करता। चलिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन करो मीटिंग बेटा। Yes, sir. Yes.